हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर दिमेंजानी और आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स एसवाई बीकॉम सेम 3 का चैप्टर नंबर 5 सेंट्रल बैंक क्रेडिट कंट्रोल यानी कि सेंट्रल बैंक किस तरह से इकोनॉमी में क्रेडिट कंट्रोल करता है, पर्टिकुलरली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ठीक है। और पर्टिकुलरली जो टॉपिक मैं आज कवर कर रहा हूँ वो है मॉनिटरी पॉलिसी एंड मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है। एक और स्पेशलिटी मैं इस लेक्चर के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ 2 स्लाइड्स के अंदर ही मैं ये पूरा चैप्टर कवर करने वाला हूँ। जी हाँ, सिर्फ 2 स्लाइड्स के अंदर। इसका रीजन ये है कि एग्जामिनेशन का टाइम बहुत ही नजदीक आ चुका है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे पूरे कंसेप्ट को क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ और हम 2 स्लाइड्स के अंदर ये पूरा चैप्टर हम कवर करने वाला है। चलिए, तो सबसे पहले हम ये स्टार्ट करते हैं कि मॉनिटरी पॉलिसी है क्या। अगर एकदम सिंपल सेंस में मैं आपको बताऊं तो मॉनिटरी पॉलिसी क्या है, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, अगर हमारी कंट्री में मैं आपको बताऊं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक ऐसा वेपन है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिस इंस्ट्रूमेंट से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्री के अंदर करेंसी सप्लाई या फिर आप उसको बोल सकते हो कि जो एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई है उसको इफेक्ट करती है, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए, यानी कि कंट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर जो भी डिमांड होती है गुड्स और सर्विसेज की, उस डिमांड को इन्फ्लुएंस करने के लिए। इन्फ्लुएंस के अंदर भी 2 चीज आएगी, या तो उसको इंक्रीज करना है डिमांड को, या फिर डिमांड को डिक्रीज करना है। ठीक है। तो किसी भी सेक्टर के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर, चाहे वो गुड्स हो या फिर सर्विसेज हो, उन जब सभी जगह पे अगर किसी सर्विस सेक्टर की या किसी गुड्स की डिमांड को इंक्रीज करना है या फिर डिक्रीज करना है, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनिटरी पॉलिसी अप्लाई करेगी। ठीक है। तो मॉनिटरी पॉलिसी बेसिकली क्या है, एक सिंपल सेंस में आप उसको बोल सकते हो कि ये आरबीआई का एक इंस्ट्रूमेंट है, आरबीआई की एक पॉलिसी है जिसके थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इकोनॉमी के अंदर, कंट्री के अंदर किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर को, किसी भी पर्टिकुलर सर्विस सेक्टर है या कोई भी ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उन सभी सेक्टर्स में एग्रीगेट जो डिमांड है उस डिमांड को इंक्रीज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए जो कुछ भी काम करना पड़ता है वो सारी मॉनिटरी पॉलिसीज के थ्रू होते हैं। ठीक है। और मॉनिटरी पॉलिसीज के अगर हम देखें तो 2 इंस्ट्रूमेंट है। एक इंस्ट्रूमेंट आपका जनरल क्रेडिट कंट्रोल होगा और दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपका है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है। तो जनरल क्रेडिट कंट्रोल के अंदर सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो बैंक रेट या फिर रेपो रेट पॉलिसी जिसको कहा जाता है। तो अब ये बेसिकली बैंक रेट या फिर रेपो रेट है क्या, दोनों का नाम एक ही है, मतलब उसको हम इंटरप्रिटेशन दोनों का सेम ही होता है। ट्रेडिशनल मेथड्स में, ट्रेडिशनल मैनर्स में हम इसको बैंक रेट बोलते हैं और आज की डेट में हम इसको रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है। तो ये एक्चुअली है क्या, जरा ध्यान से समझिएगा। इट इज अ रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक्स यूज टू परचेज फाइनेंस फ्रॉम आरबीआई। ठीक है। तो आरबीआई तो उसका खुद का नोट्स की प्रेस का, उसका उनके खुद के मशीन्स है। ठीक है। तो वो अपने हिसाब से जब चाहे तब नोट्स को प्रेस कर सकती है या पब्लिश कर सकती है। लेकिन कॉमर्शियल बैंक्स जो होती है उनके पास लिमिटेड अमाउंट होता है। ठीक है। उनके पास पैसा, कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा कहाँ से आएगा, तो कॉमर्शियल बैंक के पास वहीं से पैसा आएगा जहाँ पे उसके जो डिपॉजिटर्स है, जो उसके कॉमर्शियल बैंक में फॉर एग्जांपल डिपॉजिट रखते हैं, फिक्स डिपॉजिट जिसको बोलते हैं, टाइम डिपॉजिट बोलते हैं, या फिर सेविंग अकाउंट में जो पैसा पड़ा रहता है। तो इस तरह का जो पैसा कॉमर्शियल बैंक के पास होता है, वो पैसे से बैंक क्या करती है कि सबको लोन प्रोवाइड करती है, चाहे वो हाउसिंग लोन हो, चाहे वो व्हीकल परचेज करने के लिए लोन प्रोवाइड करनी है, एग्रीकल्चर लोन है, सॉफ्ट लोन है, ये सारी चीज़ें एक्चुअली अल्टीमेटली कहाँ से आती है, तो किसी भी कॉमर्शियल बैंक, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक ले लीजिए, तो एचडीएफसी बैंक का अगर 100 करोड़ रुपीस उसकी फिक्स डिपॉजिट है, तो उसमें से सपोज 90 करोड़ रुपीस वो एज अ लोन देना चाहे तो प्रोवाइड करेगी। ठीक है। तो 90 करोड़ रुपीस देने के बाद फिर भी अगर लोगों को पैसा चाहिए, एज अ लोन चाहिए, तो शायद बाकी के 10 करोड़ को भी अगर वो दे देती है, फिर भी उसके पास बैंक को ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो ये कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास लोन मांगने के लिए जाएगी। ठीक है। तो आरबीआई क्या बोलेगी कि भाई ठीक है, मैं आपको लोन प्रोवाइड करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन आपको 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल से इसको और क्लियर करेंगे, पहले ये ब्रीफ थोड़ा समझ लीजिए। तो आरबीआई बोलेगी 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। कॉमर्शियल बैंक बोलती है, फॉर एग्जाम्पल एचडीएफसी बैंक बोलती है, हाँ ठीक है, मैं 4% आपको प्रोवाइड करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है। तो ये तो आपने यहाँ पे देखा कि एचडीएफसी बैंक आरबीआई के पास से कितने परसेंटेज पे लोन ले रही है, 4% पे। तो ये जो 4% हुए, इस 4% को हम बैंक रेट या फिर रेपो रेट बोलेंगे। क्लियर। ठीक है। कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास से जिस पर्टिकुलर रेट पे, जिस पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे लोन फाइनेंस करती है, परचेज करती है, उसको हम बोलेंगे 4%। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना,
एक रेट आपका ये बैंक रेट होता है और दूसरा जो रेट होता है उसके अंदर कंज्यूमर बैंक कमर्शियल बैंक के पास से जो रेट पे परचेस करता है वो भी एक दूसरा इंटरेस्ट रेट होता है, बट उसकी हम अभी यहाँ पे बात नहीं करें। हम किसकी बात कर रहे हैं? कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास से जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से फाइनेंस परचेस करता है तो उस रेट को हम बोलेंगे बैंक रेट या फिर रेपो रेट। ठीक है, ओके। तो एक एग्जांपल थ्रू मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस किया जाता है। ठीक है, अब देखो ये डिमांड इन्फ्लुएंस को इसको एक दूसरे एंगल से भी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, किसी भी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की सिचुएशन कब क्रिएट होगी? इन्फ्लेशन तभी होगा जब लोगों के पास परचेसिंग पावर बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, अगर लोगों के पास परचेसिंग पावर यानी लोगों के पास अगर पैसा ज्यादा होगा तो क्या होगा कि वो और गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करेंगे। ठीक है, और सप्लाई टेम्पररी पीरियड के लिए वो उतना ही रहेगा, उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो शॉर्ट रन के अंदर सप्लाई कांस्टेंट है, आपका सप्लाई में कोई चेंज नहीं है, लेकिन कंज्यूमर्स की इनकम बहुत बढ़ गई है या फिर उनका परचेसिंग पावर काफी बढ़ गया है, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर वो लोग ज्यादा गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करेंगे। तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल सप्लाई 100 चीज का ही है, 100 प्रोडक्ट्स का ही है, 100 यूनिट्स का ही है, लेकिन उसके सामने डिमांड 500 यूनिट्स की है, तो क्या होगा कि प्राइस धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर 100 यूनिट है और उसके सामने 1000 लोग परचेस करने के लिए रेडी है, तो डिमांड उसकी काफी हद तक इंक्रीज हो चुकी है, तो उसकी प्राइस भी इंक्रीज होगी। तो इससे क्या होगा कि प्रोडक्ट की प्राइस कंटिन्यूअस बेसिस पे इंक्रीज हो रही है, और जिसको हम इन्फ्लेशन भी बोलेंगे। ठीक है, तो इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई मनी सप्लाई का सहारा लेगी, यानी कि इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को कम करना है। अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होगा तो ऑटोमेटिक लोगों के पास पैसा कम जाएगा, लोगों का परचेसिंग पावर कम हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली क्या होगा कि डिमांड भी कम होगी, और डिमांड कम होगी तो जो प्रोडक्ट की प्राइसेस है वो भी धीरे धीरे रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएगी। बेसिकली दिस इज द मैकेनिज्म। इसी मैकेनिज्म के ऊपर ये पूरी मॉनेटरी पॉलिसी काम करती है। चलो अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल प्रोवाइड करता हूँ, ध्यान से समझिए, इससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये 4% ऐसा रेट है जहाँ पे एचडीएफसी बैंक ने आरबीआई के पास से लोन लिया है। ठीक है, ये 7% ऐसा है, डेट इज 4 + 3% डेट इज इंटरेस्ट रेट ऑफ कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो यही चीज, यही लोन, फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ की लोन है। ठीक है, यही लोन जिसमें 4% 1 करोड़, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी ने आरबीआई के पास से 1 करोड़ रुपए ली है 4% रेट ऑफ रिटर्न में। ठीक है, अब यही 1 करोड़ रुपए एचडीएफसी किसी बिजनेस पर्सन को प्रोवाइड करी है 7% पे। ठीक है, 4% आरबीआई को देना है और 3% यहाँ पे एचडीएफसी ने अपना खुद का ऐड कर दिया, तो ये 3% एचडीएफसी बैंक का खुद का प्रॉफिट है। सभी बैंक इसी तरह से काम करती हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक ट्रेडर है, जो ट्रेडर 1 करोड़ रुपए की लोन एचडीएफसी के पास परचेस करता है। देखो, ये ट्रेडर डायरेक्टली आरबीआई के पास नहीं जा सकता है। ठीक है, आरबीआई के पास यही कमर्शियल बैंक ही जा सकती है डायरेक्टली। ये ट्रेडर्स, कोई भी ट्रेडर्स आरबीआई के पास से डायरेक्टली लोन नहीं ले सकते, उनको कमर्शियल बैंक थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो ये कमर्शियल बैंक के पास गया, मतलब एचडीएफसी के पास गया, एचडीएफसी उसको बोला कि भाई मुझे 1 करोड़ की लोन चाहिए। एचडीएफसी वाला बोले कि ठीक है, हम आपको 7% पे लोन देने के लिए रेडी है। ठीक है, तो ये ट्रेडर देखेगा, अच्छा 7%, 1 करोड़ रुपए अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ, मुझे 9% रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, तो उसमें से अगर मुझे 7% देना है, ठीक है, तो फिर भी मुझे 2% का यहाँ पे फायदा हो रहा है। ठीक है, तो इस केस के अंदर क्या होगा कि ये बंदा कमर्शियल बैंक के पास से लोन देगा, कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास से लोन लेगी, तो अल्टीमेटली 1 करोड़ रुपए मार्केट के अंदर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इन्फ्लेशन अगर सिचुएशन ये हाई है, मनी सप्लाई भी इकोनॉमी के अंदर हाई है, तो ये सेक्टर में मुझे अगर कंट्रोल करना है, यानी आरबीआई को कंट्रोल करना है, तो आरबीआई क्या करेगी? यहाँ पे देखिए, ओके, अब आरबीआई क्या कर रही है कि ये जो बैंक रेट है, बैंक रेट को 4% से इंक्रीज करके 7% कर दिया। ठीक है, तो अब एचडीएफसी बैंक आरबीआई के पास से लोन लेने के लिए जा रही है, तो कितना परसेंटेज इंटरेस्ट देना पड़ रहा है? 7%। अगर यहाँ पे एचडीएफसी 7% से लोन इंटरेस्ट के साथ लोन ले रही है, तो 3% अपना खुद का ऐड करेगी, यानी कितना परसेंटेज हो गया? 10%। अब अगर ये ट्रेडर यहाँ पे आता है और उसको बोलता है मुझे और 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, मुझे लोन दीजिए, एचडीएफसी बैंक बोलेगी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है भाई, आपको परचेस करना है। तो ट्रेडर क्या बोलेगा, यार मुझे 9% मिल रहा है, 10% अगर इसको दे दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मैं तो उल्टा 1% लॉस में चला जाऊंगा। जाओ, नहीं चाहिए मुझे लोन, नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये ट्रेडर क्या करेगा कि 1 करोड़ रुपए की लोन जो लेने वाला था, एक करोड़ ले चुका है, और दूसरा करोड़ रुपए लेने वाला था, लेकिन उसने नहीं ली। तो मनी मार्केट के अंदर जो आने वाला था, मनी सप्लाई इकोनॉमी में आने वाला था, वो नहीं आया।
ठीक है। तो नया प्रोडक्शन भी नहीं हुआ, 1 करोड़ रुपए का खर्चा भी नहीं हुआ। देखो यहाँ पे मेरा खर्चा किसी और की इनकम होगी, यहाँ पे देखो बैंक का 1 करोड़ रुपए का जो लोन दे रहा है वो बैंक का खर्चा हो गया, ठीक है। और लेकिन ये खर्चा ट्रेडर के लिए यहाँ पे उसकी इनकम हो गई। उसी तरह से ट्रेडर 1 करोड़ रुपए का खर्चा कहीं पे करता है, प्रोडक्शन यूनिट सेट करता है, सैलरी पे करता है, वेजेस पे करता है, रॉ मटेरियल परचेस करता है, XYZ कुछ भी करेगा। तो अल्टीमेटली इससे क्या होगा कि उसके साथ जो भी लोग काम करें, जो भी मटेरियल वो परचेस कर रहा है, अल्टीमेटली उन सभी लोगों को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, सभी लोगों को पैसा मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ पे करोड़ रुपए आने वाले थे जो नहीं आए, तो अब क्या हो गया, मार्केट के अंदर मनी सप्लाई ब्लॉक हो गया। मनी सप्लाई ब्लॉक हो गया, लोगों के पास पैसा आना कम हो गया, तो लोगों का परचेजिंग पावर भी कम हो जाएगा। और ये जो इन्फ्लेशन रेट है, यानी कि ये पर्टिकुलर ओवरऑल पूरी इकोनॉमी के अंदर जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन थी वो धीरे धीरे लो होनी स्टार्ट हो जाएगी। इन शॉर्ट आपको समझना है इतना है कि अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, अगर रिजर्व बैंक ऐसा सोचती है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में या फिर इस पर्टिकुलर टाइमिंग में इकोनॉमिक में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, उसको कम करना है, इन्फ्लेशन का रेट बहुत हाई है तो उसको थोड़ा सा कम करना है, तो उस सिचुएशन में क्या करेगा कि आरबीआई मनी सप्लाई आरबीआई बैंक रेट इंक्रीज कर देगा, 4 से 7, 7 से 8, 9, 10 वॉट जो भी परसेंटेज है उसको जो ठीक लगे उस बेसिस पॉइंट पे, उसको बीपीएस बोलते हैं, बेसिस पॉइंट्स, तो उस बेसिस के हिसाब से ये प्राइसिंग, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन होता है, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द रिवर्स रेपो रेट। अब ये देखिए, ये एग्जैक्टली इससे उल्टा है। बैंक रेट में हमने क्या देखा कि कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास से फाइनेंस परचेस करती है, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा कि आरबीआई एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम द बैंक्स, ठीक है। यानी कि कंपलसरी आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को बोलेगी कि भाई आपके पास, मान लीजिए एसबीआई है, एसबीआई के पास 1000 करोड़ है, तो आरबीआई एसबीआई को ऐसा बोल सकती है कि भाई आपके पास 1000 करोड़ है तो उसमें से आप 300 करोड़ रुपए हमारे यहाँ डिपॉजिट करवाइए, एंड एसबीआई कैन नॉट से नो, ठीक है। तो कोई भी कॉमर्शियल ना नहीं बोल सकती। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट में आरबीआई क्या बोलेगी कि आप इतने परसेंटेज पे हमारे यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट है, इस इंटरेस्ट रेट पे आप यहाँ पे अपना पैसा डिपॉजिट कीजिए, ठीक है। तो सभी कॉमर्शियल बैंक्स को यहाँ पे अपना पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो 1000 करोड़ रुपए की डिपॉजिट एसबीआई की थी, तो उसमें से उसने 300 करोड़ रुपए यहाँ पे आरबीआई के पास डिपॉजिट करवा दिए, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आरबीआई के अंदर डिपॉजिट करवा दिए पैसे, क्यों करवा रही है, क्योंकि यहाँ पे जो रिवर्स रेपो रेट है वो हाई है। रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या होगा कि जिस रेट पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक के पास से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है, ठीक है। या फिर आप ऐसा सोच सकते हैं कि कॉमर्शियल बैंक्स आरबीआई को फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है, तो वो रेट को हम रिवर्स रेपो रेट बोलेंगे। अगर ये रिवर्स रेपो रेट हाई है, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट हाई है, तो बैंक्स क्या करेगी कि भाई एक तो आरबीआई के पास हमारा पैसा तो 100% सेफ है, ऊपर से हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, तो हम किसी और को क्यों ये फाइनेंस प्रोवाइड करें, तो हम आरबीआई में ही ये अपना पैसा है पार्क करेंगे, ठीक है, हम वहीं पे अपना पैसा रखेंगे। तो इससे आरबीआई को भी यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है, कॉमर्शियल बैंक को भी अच्छा खासा बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। ओके, next is the open market operation. It is operation by RBI to control inflation rate by purchasing or selling the government security in the form of SLR. अब दूसरा एक सिक्योरिटी, एक SLR फॉर्म है जिसको हम बोलेंगे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो आप लोगों ने CRR के बारे में सुना होगा, कैश रिजर्व रेशियो होता है। ये कैश रिजर्व रेशियो ऐसा रेशियो होता है कि सर्टेन परसेंटेज आरबीआई बताती है सबको, सभी कॉमर्शियल बैंक्स को, कि आपको मिनिमम इतना परसेंटेज आपको अपनी टोटल जो डिपॉजिट्स है उसमें से इतना परसेंटेज आपको कैश ऑन हैंड रखना है। उसी तरह से ओपन मार्केट ऑपरेशन में स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होती है। ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ये इंडिकेट करती है कि बैंक्स का जितना भी टोटल अमाउंट होता है उसमें से 15 to 20% अप्रोक्सीमेटली आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कंपलसरी आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अगर सिंपल सेंस में मैं आपको बताऊं तो फॉर एग्जांपल मेरे 100 करोड़ रुपीस है, ठीक है, सपोज मैं एक्सिस बैंक हो, तो एक्सिस बैंक के 100 करोड़ रुपीस यहाँ पे मेरी डिपॉजिट्स है और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कितना है 18%। इसका मतलब ये होगा कि 18% मुझे
कंपलसरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, जो मुझे 5% या 6% जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे यहाँ पे ये प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो अगर 100 करोड़ रुपीस का 18% स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, तो 18 करोड़ रुपीस मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया, तो अब मेरे पास कितने पैसे हैं? 82 करोड़। तो 82 करोड़ का मुझे अगर कहीं पे लोन प्रोवाइड करनी है तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए गवर्नमेंट आरबीआई को ऐसा लगता है कि भाई ये 82 करोड़ तो ज़्यादा हो रहा है, इन्फ्लेशन रेट काफ़ी हाई है, इसको हमें कंट्रोल करना है, तो अब आरबीआई क्या करेगी? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को इंक्रीज करके 20 कर देगी। ठीक है, मेरे पास कितने पैसे हैं? 100 करोड़ रुपीस, 20% यानी 20 करोड़ कर दिए, तो अब मुझे कंपलसरी 20 करोड़ रुपए का यहाँ पे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी फॉर्म में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैंने इन्वेस्ट कर दिया, अब मेरे पास कितना पैसा है? सिर्फ 80 करोड़। तो देखो 2 करोड़ मार्केट में कम हो गया। तो अभी तक जो 82 करोड़ रुपीस मेरे पास मैं मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता था, लोन दे सकता था, वो नहीं कर पा रहा हूँ। अब कितना पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ या फिर लोन दे पा रहा हूँ? सिर्फ 80 करोड़ रुपीस का। ठीक है, तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन अगर इस तरह से होती है तो ऐसा होगा। मान लीजिए डिफ्लेशन की सिचुएशन है, डिमांड को इंक्रीज करनी है, ये जो 2 एग्जांपल मैंने आपको बताया वो डिमांड को डिक्रीज करने का बताया। सपोज डिमांड को इंक्रीज करना है, तो इस केस में मान लीजिए 20% का अभी रेट ऑफ SLR चल रहा है, तो 20% को कम करके 18% कर दिया, तो अभी तक जो 80 करोड़ रुपीस में प्रोवाइड कर सकता था कमर्शियल बैंक, अब वो कितने करोड़ पे कर रहा है? 82 करोड़। तो 2 करोड़ ऑटोमेटिक मार्केट में इंक्रीज हो गए। तो 2 करोड़ मार्केट के अंदर इंक्रीज हो गए, तो इससे क्या होगा कि 2 करोड़ रुपए लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो सभी लोगों के पास कुछ ना कुछ, किसी के पास 200, 500, 1000, 20,000, 5,000, 25,000, लाख, 2 लाख, सबके पास कुछ ना कुछ पैसा जाएगा। तो लोगों के पास पैसा इंक्रीज होगा तो उनका एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा, और एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा तो प्रोडक्ट्स की डिमांड, सर्विसेज की डिमांड भी इंक्रीज होगी। उसी तरह से सेम चीज में यहाँ पे देखिए 7% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है आरबीआई का, उसको डिक्रीज करके वो 4% कर देती है, तो क्या होगा कि इकोनॉमी के अंदर मार्केट में पैसा कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा होगा, और ये कमर्शियल बैंक्स इस पैसे को कहाँ पे अप्लाई करेगी? इकोनॉमी में इंजेक्ट करेगी, और लोगों के पास पैसा बढ़ेगा तो लोग ज्यादा चीजों का परचेज करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द कैश रिजर्व रेशियो। हाँ, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। तो ये कैश रिजर्व रेशियो क्या है? इट इज अ रेट एट विच बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश ऑन हैंड बाय आरबीआई। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो मेरा 100 करोड़ रुपीस है, करंट CRR है 4%। मान लीजिए इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, तो 100 करोड़ में से 4 करोड़ तो मुझे अपने पास कैश ऑन हैंड रखने हैं। ठीक है, तो 96 करोड़ रुपीस मेरे पास है, जिसको जहां पे मैं पे करना चाहूँ तो एज अ लोन में कर सकता हूँ। अब अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो 4% से इंक्रीज करके अगर मैं 7% कर रहा हूँ, तो पहले 4 करोड़ मुझे कैश ऑन हैंड रखने थे, अब कितने करोड़ रखने हैं? 7 करोड़। तो 93 करोड़ रुपीस ही अब मैं मार्केट के अंदर एज अ लोन के हिसाब से देख सकता हूँ। ठीक है, 3 करोड़ ऑटोमेटिक यहाँ से कम हो गए, और ये 3 करोड़ मार्केट में जो जाने वाले थे लेकिन नहीं गए। ठीक है, किसी को 200 मिलने वाले थे, किसी को 500 मिलने वाले थे, किसी को 2 लाख मिलने वाले थे, किसी को 10 लाख मिलने वाले थे, लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं मिला। तो आपके पास पैसे ही नहीं है, कंज्यूमर के पास पैसे ही नहीं है, तो क्या वो गुड्स और सर्विसेज की डिमांड कर पाएंगे ज्यादा? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके, इन शॉर्ट आपको क्या समझना है कि अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, यानी कि डिमांड कम करनी है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की, तो आरबीआई क्या करेगी? बैंक रेट को इंक्रीज कर देगी। ठीक है, ओके, सपोज हाँ, इसी केस के अंदर हाँ, अगर आरबीआई को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो आरबीआई क्या करेगी? रिवर्स रेपो रेट हाई कर देगी। रिवर्स रेपो रेट हाई करेगी तो इससे क्या होगा कि कॉमर्शियल बैंक्स जो है वो कॉमर्शियल बैंक ज्यादा पैसा आरबीआई को डिपॉजिट करेगी। ठीक है, और आरबीआई ये पैसा अपने पास रख लेगी, इसको मार्केट के अंदर नहीं जाने देगी। देखो, इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होगा? इन्फ्लेशन को आपको, अब इन्फ्लेशन होता कब है? जब मार्केट के अंदर पैसा ज्यादा होता है तो इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में मैं अगर आपको बताऊं कि लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा तो ही इन्फ्लेशन सिचुएशन क्रिएट होगी, वरना इन्फ्लेशन नहीं होगा। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होगा? तो आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई विल सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगी तो क्या होगा कि लोगों के पास जो पैसा है वो कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा होगा। अब जैसे सपोज मैं आरबीआई हूँ और आप अगर सपोज कॉमर्शियल बैंक्स हो, तो ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, मैं आपको बोलूंगा कि आपको ये मुझसे खरीदनी है कंपलसरी। आपके पास 100 करोड़ रुपए, मैं आपको बोलता हूँ 50 करोड़ की सिक्योरिटी आप कंपलसरी परचेज करो, तो आप क्या करेंगे? आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आपने 100 करोड़ में से 50 करोड़ की सिक्योरिटीज मेरे पास से परचेज
कर ली, यानी आप कॉमर्शियल बैंक हो, आपने मुझे आरबीआई को 50 करोड़ रुपए दे दिए, अब आपके पास कितना पैसा है, सिर्फ 50 करोड़ रुपए ही बचे हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिक इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। और अगर लो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो उस टाइम पे क्या करेगी आरबीआई, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेस करेगी। तो अगर मैं आपको कुछ चीज, आपके पास से कुछ चीज परचेस करता हूं तो क्या होगा कि मैं आपको सामने से पैसा दूंगा, जब मैं सेल करता हूं तो आपके पास से मैं पैसा कलेक्ट करूंगा, लेकिन जब मैं परचेस करता हूं यानी आरबीआई अगर आपके पास, कमर्शियल बैंक के पास कुछ परचेस करती है तो वो पैसा आपको सामने से आरबीआई प्रोवाइड करती है, यानी आरबीआई 200 करोड़ 500 करोड़ की सिक्योरिटी आपके पास से कंपलसरी परचेस की, ठीक है, उसने ले लिया, आपको सामने 500 करोड़ रुपए दे दिया, आपने यही 500 करोड़ रुपए किसी को लोन के हिसाब से दिया, किसी को ओवरड्राफ्ट दी, कुछ भी यार, इन शॉर्ट लोगों के पास ये पैसा गया, ठीक है, और लोगों ने फिर से प्रोडक्ट परचेस करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसी तरह से अगर हाई सीआरआर रेशियो है तो इन्फ्लेशन रेट लो होगा, देखो यहाँ पे, तो सीआरआर जितना ज्यादा होगा उतना इन्फ्लेशन रेट आपका कम होगा, ठीक है। ये चार जो चीज मैंने आपको बताई, ये चारों चीज उसको जनरल क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी में हम कंसिडर करेंगे। इसका मेन इंटेंशन क्या है कि मार्केट के अंदर एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है, पैसे की जो डिमांड एंड सप्लाई है उसको रेगुलेट करना, उसको कंट्रोल करने के लिए ये मॉनिटरी पॉलिसी यूज की जाती है। टू बी प्रिसाइजली अगर मैं बताऊं तो मार्केट के अंदर सर्टेन ट्रेंड्स है, इकोनॉमी के अंदर सर्टेन ट्रेंड्स है डिमांड के पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज को, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए, उसको बढ़ाने या उसको कम करने के लिए ये मॉनिटरी पॉलिसी का यूटिलाइजेशन किया जाता है, ठीक है, जिसमें हमने पहली चीज देखी जनरल क्रेडिट कंट्रोल। दूसरी चीज है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अब देखो ये इसकी सारी लिमिटेशंस मैं आपको ब्रीफ में यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसकी वजह से। मॉनिटरी पॉलिसी के अंदर जनरल क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये सभी सेक्टर्स को इक्वली इफेक्ट करती है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर मान लीजिए कि पावर सेक्टर में सपोज इन्फ्लेशन है, ये जस्ट एक एग्जांपल है, पावर सेक्टर में इन्फ्लेशन है और एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्फ्लेशन नहीं है, डिफ्लेशन है, उसकी सिचुएशन बहुत ही डेंजरस है। एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग चीजें परचेज नहीं कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अगर मैं ये 4% से 7% कर देता हूँ तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो बंदा लोन ले रहा था उसको भी यहाँ पे बहुत डेंजरस इफेक्ट होगी। पावर सेक्टर में उस बंदे को 9% रिटर्न मिल रहा है, डेट इज फाइन, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में उस बंदे को तो 3-4% ही रिटर्न मिल रहा है। अगर वो 4% में भी आप यहाँ पे 7% कर रहे हो और कमर्शियल बैंक 10% कर रही है तो उसको तो 4% ही मिल रहा है और 10% उसको पे करना है, तो वो कहाँ से लोन लेगा? उल्टा वो तो बेचारा और मर जाएगा, उसके लिए तो और डिफिकल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि ये सभी सेक्टर्स को, इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर्स है, चाहे रिसेशन हो, चाहे इन्फ्लेशन हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन बैंक रेट पॉलिसी सबको इक्वल मैनर में इफेक्ट करती है, ठीक है। मुझे क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए कि भाई ऑटोमोबाइल सेक्टर में या पावर सेक्टर में इन्फ्लेशन है तो उसी पर्टिकुलर सेक्टर में इफेक्ट होनी चाहिए। सभी सेक्टर को क्यों इफेक्ट होनी चाहिए भाई? एग्रीकल्चर सेक्टर तो ऑलरेडी लो चल रहा है, 4% पे चल रहा है, उसमें भी अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई कर दूंगा तो फार्मर्स ऐसे ही कितने सारे क्वेश्चंस आके रुक जाएंगे, तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए आरबीआई क्या करती है कि सिर्फ जनरल क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी अप्लाई नहीं करती, इसके साथ साथ सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी भी अप्लाई करती है, जिससे क्या होगा कि जिस पर्टिकुलर सेक्टर में इन्फ्लुएंस करना है, जिस पर्टिकुलर सेक्टर को कंट्रोल करना है और जिसको अपग्रेड करना है, तो उस पर्टिकुलर सेक्टर के हिसाब से आरबीआई अपनी पॉलिसीज डिसाइड करती है। उसमें सबसे पहला पॉइंट है मोरल परस्यूशंस। मोरल परस्यूशंस में क्या होगा, देखिए, आरबीआई इज इन कंटिन्यूस टच विद द कॉमर्शियल बैंक्स, ठीक है। इनकी मीटिंग्स होती रहती है, ये लेटर्स अपना सर्कुलर्स बाहर निकालते रहते हैं और ये सारी सर्कुलर्स में, ये सारी मीटिंग्स में आरबीआई ये कॉमर्शियल बैंक्स को कंटिन्यूसली गाइड करती रहती है कि देखिए आज हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन ये है, ये पर्टिकुलर सेक्टर में प्रॉब्लम है, ये पर्टिकुलर सेक्टर को हमें अपग्रेड करना है, इसको अपलिफ्ट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बढ़ाना है, पावर सेक्टर हमें ये करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो भी आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी में डिसाइड करती है वो सारी चीजें डिस्कस की जाती है कॉमर्शियल बैंक्स के साथ, ठीक है। और कॉमर्शियल बैंक्स को मोरली परस्यूएट करने की कोशिश करती है कि अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो हमारी इकोनॉमी के लिए ये बेटर होगा, और इसी तरह से कॉमर्शियल बैंक्स भी काम करती है। दूसरी स्पेसिफिक एक लिमिटेशन, इसको क्रेडिट कंट्रोल का टूल्स जो हम बोलेंगे वो मिनिमम मार्जिन फॉर लैंडिंग अगेंस्ट स्पेसिफिक सिक्योरिटीज, ठीक है।
जिसके अंदर क्या होगा कि आरबीआई स्पेसिफिकली बोल देती है कि भाई इस पर्टिकुलर सेक्टर को आपको इतना ही मार्जिन पे करना है, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हाउसिंग सेक्टर है, ठीक है, अगर मुझे घर खरीदना है तो आप नॉर्मल कोर्स में देखिए तो 80-20 का रेशियो होता है। 80-20 का मतलब क्या कि 80% बैंक प्रोवाइड करेगी और 20% आपको खुद को पे करना है। अब अगर आरबीआई बोलते हैं कि भाई हाउसिंग सेक्टर में हाउसिंग प्राइस बहुत इंक्रीज हो चुकी है, अब ये लोगों के बस की बात नहीं है, तो इसको कम करना है। तो कम करना है, कैसे कम करना है? तो अब आरबीआई ऐसा बोल देगी कि अगर किसी को घर परचेज करना है तो उसमें अभी तक 20% का रेशियो था, लेकिन अब 30% आपको पे करना है। बैंक सिर्फ 70% पे करेगी, 30% आपको खुद को पे करना है। तो लोग जो अभी तक घर परचेज कर रहे थे, अब उनके पास एक लिमिटेशन हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह से सपोज उल्टा है, अगर हाउसिंग सेक्टर रियलिटी सेक्टर पे सपोज रिसेशन चल रहा है, सप्लाई नहीं मतलब डिमांड नहीं है इतनी, तो उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए आरबीआई क्या करेगी, ऐसा बोलेगी चलो 20% है ना, इसको कम करके 10% कर देते। तो अगर आपको घर परचेस करना है तो 90% आपको बैंक प्रोवाइड करेगा, आपको सिर्फ 10% पे करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेलिंग ऑन द अमाउंट ऑफ क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्पसेस, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा आपको बोलता है कि चलो आपकी कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक का आपको 100 करोड़ रुपीस आपका टोटल डिपॉजिट्स है, तो आरबीआई ऐसा बोल सकती है कि भाई 100 करोड़ में से सिर्फ आप 20%, ठीक है, सिर्फ 20% पर्टिकुलर बिजनेस के लिए आप प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर, तो ऑटोमोबाइल परचेस करने के लिए आपके पास 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ में से सिर्फ 20% ही आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये फॉर दिस पर्पस यू कैन लैंड, अदरवाइज उससे ऊपर आप नहीं दे सकते। नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेटरी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन सर्टेन टाइप्स ऑफ एडवांसेस। एडवांसेस का मतलब होगा लोन, ठीक है। जैसे आप देखिए, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं प्रोवाइड करूँ तो आप एजुकेशन लोन देखिए तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, हाउसिंग लोन देखिए तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, व्हीकल लोन देखिए उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, पर्सनल लोन देखिए तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है। सबसे ज्यादा अगर किसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो है आपका पर्सनल लोन, और उसके बाद एजुकेशन लोन आता है। ये टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है, अभी की जो सिचुएशन मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से ये है। एजुकेशन लोन भी काफी हाई है, 12-13% रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है। एंड लास्ट में आपका आएगा हाउसिंग लोन, ठीक है, जिसका अराउंड 7% के आसपास जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज में क्या होगा कि कौन से पर्पस के लिए आप लोन ले रहे हो, इस हिसाब से आपको अलग अलग इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। डायरेक्ट क्रेडिट कंट्रोल्स आर इन इंडिया आर ऑफ 3 टाइप्स, उसमें भी ये पर्टिकुलरली 3 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ कंट्रोल है जिसके थ्रू आरबीआई डिमांड एंड सप्लाई को इंक्रीज डिक्रीज करती रहती है, यानी कि इन्फ्लुएंस करती है। फर्स्ट इज पार्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल ऑन स्मॉल सेविंग्स एंड प्रोविडेंट फंड्स आर एडमिनिस्ट्रेटिवली सेट येट। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो आज की डेट में भी जो स्मॉल सेविंग्स होती है, प्रोविडेंट फंड्स होते हैं, उसके रेट ऑफ जो इंटरेस्ट होते हैं वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है, कि पीपीएफ में कितना परसेंटेज इंटरेस्ट देना है। तो लोग क्या करेंगे, अगर गवर्नमेंट बोलती है या फिर आरबीआई बोलती है कि चलो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ज़्यादा होगा, तो लोग बैंक के अंदर ज़्यादा पैसा सेव करेंगे ताकि उनको ज़्यादा रिटर्न मिले। तो टेम्पररी इतना पैसा मार्केट से निकल जाएगा। Banks are mandatorily required to keep 25% of their deposits in the form of government securities, ठीक है। तो 100 करोड़ रुपीस है, 100 में से 25 करोड़ तो यहाँ पे कंपलसरी इसको रखना ही रखना है। ये फिगर्स चेंज होते रहते हैं। Banks are required to lend priority sector to the extent to 40% of their advances, ठीक है। तो अगर मेरा 100 करोड़ रुपीस है तो 100 में से 40% तक मुझे प्रायोरिटी सेक्टर्स जो एग्रीकल्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये टाइम टू टाइम 5 ईयर प्लान जो होते हैं उसमें डिसाइड होता रहता है। अब तो ये 5 ईयर प्लानिंग कमीशन में निकल चुका है, तो नीति आयोग अब पूरा आ चुका है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, मतलब ये सारी चीज़ें जो डिटरमाइन होती है वो बैंक्स अपने हिसाब से डिसाइड करती है कि कितना परसेंटेज रखना है। और अल्टीमेटली इनका मेन इंटेंशन ये है कि इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन रेट को या फिर डिमांड एंड सप्लाई, जिसको देखो दोनों चीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी, और प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा होगी तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा। तो मेन जो प्रॉब्लम वो है मनी सप्लाई। तो आरबीआई क्या करती है कि अपने ये जो 2 इंस्ट्रूमेंट्स है, जनरल क्रेडिट कंट्रोल और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ये दोनों का यूटिलाइजेशन करके मेन फोकस मनी सप्लाई पे करती है, और मनी सप्लाई को प्लस माइनस यहाँ पे होता रहता है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ एग्जाम्पल के साथ समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो जो मैं कवर करने वाला हूँ वो है चैप्टर नंबर 6, दैट इज द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। वो भी बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, एंजॉय।